आप सभी के एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत ज़ोर-शोर से चल रही होंगी, उम्मीद हमें यही है। हम मुखातिब हैं आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स के सामने, यानी कि क्लास 10th कोर्स ए, जैसा कि आप स्लाइड पे देख भी रहे हैं। आप सभी को व्याकरण पर आधारित जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आने वाले हैं, ये सब आपको मैं काफ़ी हद तक करा चुकी हूँ। अब व्याकरण तो हो गया, अब बचा है लिटरेचर। लिटरेचर में भी हमें देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे तो मैंने लिटरेचर की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, लेकिन तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें लगा कि आपके लिए हम लेकर आ सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड। तो गद्य खंड में हमारे 6 अध्याय हैं। तो उन 6 अध्यायों में से जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में इक्का दुक्का पूछे जाते हैं। तो जो हमें एक्सपेक्टेड लगे वो हम आपके लिए लेकर आए। हम बात कर रहे हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, यानी कि गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। हेलो एवरीवन, तो आप सभी के इस हिंदी चैनल में, जहां पर आपके हिंदी संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी रूपाली मैम हमेशा प्रस्तुत रहती है। तो आज भी हम इन्हीं परेशानियों का निवारण करने वाले हैं, और आज की परेशानी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज आप देखेंगे, क्वेश्चंस तो देखेंगे, गद्यांश भी आपको पढ़े हुए लगेंगे, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क देखेंगे, यानी कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो। और जो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम लेकर आए। ठीक है, चलिए। तो तैयारी तो आपको करनी है, प्रैक्टिस है, मतलब जितना मिल जाए उतना प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो आज हम कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, किसकी? हमारी जो बुक है, मेन पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के, सिर्फ आज हम कर रहे हैं गद्य खंड के अध्यायों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? अब देखिए, इसमें पैटर्न जो आ रहा है वो सिर्फ गद्यांश आधारित ही आ रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ आपके गद्यांश आधारित आएंगे, और काव्य खंड से काव्यांश आधारित आएंगे। तो अभी हम पहले कर रहे हैं गद्यांश। क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। हमारे पास एक गद्यांश रहेगा और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी ही भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर है बाल गोविंद भगत। और देख कलेवा, कलेवा का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता, लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचे स्वर में भी तान लगा रहे हैं और बीच बीच में नीचे स्वर में भी आ रहे हैं। तो ये इन्होंने ये चीज बोली ना, संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। तात्पर्य मतलब क्या है इस लाइन का? कि कुछ स्वर बहुत ऊंचे लगाए जा रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी कि कुछ स्वर क्या है? वो नीचे स्वर में है। बच्चे खेलते हुए झूम उठे, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो किस तरीके से धान के खेत में वो संगीत से खुद तो आनंदित हो ही रहे हैं, लेकिन आसपास का पूरा माहौल आनंदित कर रहे हैं। ये इस जो है गद्यांश में बताया गया। अब इस पर है आपके पास कितने? 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम की विशेषता नहीं है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, मेरे पास थोड़े से कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा दीजिए। तो लिटरेचर में जो होता है आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते नहीं है। इसमें 2 तरीके के प्रश्न जो आपके शामिल किए जाएंगे। पहला तो आप जो ये विकल्प वाला देख रहे हो इस तरीके से रहेगा, और दूसरा रहता है कथन और कारण आधारित, जिसे हम एसर्शन और रीजंस कहते हैं।
ठीक है, तो ये 2 तरीके के प्रश्न आएंगे आपके पास, ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो इसमें ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बहुत कम किया हुआ है सीबीएसई ने, तो ज्यादा नहीं। तो क्या है, आषाढ़ के रिमझिम की विशेषता नहीं है। ठीक है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। खेतों में हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, बिल्कुल सही है। हवा का नाम नहीं है। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा इसमें वक्तव्य है जो गद्यांश में नहीं दिया गया है? तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है, हवा का नाम नहीं है। ये बात तो कहीं दिया ही नहीं गया है। दिया गया है काव्यांश में? नहीं दिया गया। तो सेकंड वाला जो है वो है। तो अब अगर हम नीचे आएंगे तो जो विकल्प सही नहीं है वो है, आप गा देखिए, केवल कथन 2 सही है। ये यहां पर हम लगा देंगे, क्योंकि ये वाली जो हवा का नाम नहीं है, ऐसी कोई विशेषता यहां पर आषाढ़ के रिमझिम की नहीं है, हवा तो चल रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसे ही समय में कानों में किस की स्वर तरंग झनकार से कर उठती है? किसकी तरंग? गांव की स्त्रियों, हलवाओं, बाल गोविंद भगत या गांव के किसानों की? तो कौन झनकार करता है? बाल गोविंद का संगीत। ठीक है, खेत में रोपनी करते समय बाल गोविंद की क्या दशा थी? अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त का मतलब क्या हो गया? जो सही नहीं है। उनका सारा शरीर कीचड़ में लिथड़ा है। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। वे रोपनी करते करते नाच रहे हैं। वे गीतकार हैं। तो जो उनकी दशा नहीं है वो क्या है? वो नाच रहे हैं। वो नाच तो रहे ही नहीं है। नाच रहे हैं? बिल्कुल नहीं नाच रहे। नेक्स्ट है कथन और कारण आधारित। ठीक है, क्या दिया है? बच्चे के खड़े होकर उनका संगीत सुन रहे हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठे, वे गुनगुनाने लगी। तो अब यहां पर कथन और कारण में ध्यान दीजिए, जो कथन है वो गलत है। बच्चे खेत में खेल रहे हैं और मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप रहे हैं, यानी कि यहाँ कथन गलत है और कारण सही है। तो यहाँ देखिए, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हम लगाएंगे। नेक्स्ट है पुरवाई का अर्थ। उचित विकल्प का चयन करिए। पुरवाई चल रही ना, पुरवाई का मतलब क्या होता है? पूरब दिशा से आने वाली हवा, पूरब दिशा को जाने वाली हवा, बहुत तेज चलने वाली हवा, बहुत ठंडी हवा। तो पुरवाई होती है पूरब की ओर से चलने वाली हवा। तो यानी कि नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। तो अब यहाँ पर नीचे आइए, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, केवल कथन 1 सही है। तो यहाँ पर गा हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा गद्यांश क्या दिया गया है? कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। ए वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ये तो समझ में आ गया कि नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 वो नगर पालिका भी थी। एक ठो का मतलब ये थोड़ी सी प्रादेशिक भाषा होती है किसी स्थानीय भाषा का। एक ठो का मतलब एक भी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बाहर शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो वो जो प्रतिमा जिस पर ये पूरी हमारी कहानी बेस्ड है, तो वो कैसे लगी और किसने लगवाई ये बताया। ठीक है, अब इस पर क्या है हमारे पास 5 प्रश्न। चलिए देख ले क्या है। नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब कुछ ना कुछ क्या करती रहती थी? कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मुख्य चौराहे पर लगवा दी, गाने बजाने का कार्यक्रम करवाती थी। तो अब इसमें सही क्या है? देखिए, गाने बजाने का कार्यक्रम तो करवाती ही नहीं थी। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो विकल्प में आइए, तो यहाँ पर खा देखोगे, कथन 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ हम खा में सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कथन और कारण आधारित प्रश्न। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बे में एक बाजार भी था। तो यहाँ पर सही है, कथन और कारण दोनों सही है।
तो यहाँ पर गा ऑप्शन में देखिए कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर गा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कस्बे में क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कुछ था, तो हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, नगर पालिका कार्य करती थी, सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, उपर्युक्त सभी। तो ये सब करवाती थी, तो हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, शहर के मुख्य बाजार में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसके द्वारा लगाई गई थी? उचित विकल्प का चयन करिए। अब किसने लगवाई थी? पान वाले ने प्रतिमा लगवाई थी? नहीं। कैप्टन ने लगवाई थी? नहीं। मास्टर ने प्रतिमा लगवाई थी? बिल्कुल भी नहीं। मास्टर ने तो बनाई थी, लगवाई नहीं थी। नगर पालिका द्वारा प्रतिमा लगवाई गई थी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गा ऑप्शन में आइए, केवल कथन 4 सही है, तो यहाँ पर हम गा टिक करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया है यहाँ पर? फिर से एक गद्यांश है। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। कौन सा चैप्टर है? एक कहानी यह भी, ठीक है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। यहाँ इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इस मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरा अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रभाव के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। तो उनके मोहल्ले के पात्र इतने साल बाद भी उन्हें विद फेशियल एक्सप्रेशन याद थे। चलिए अब इस पर है प्रश्न। भाइयों की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर रहने और बहनों की सीमा घर होने का अभिप्राय। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसका उचित विकल्प देखना है क्या है। लड़कियों एवं लड़कों में आत्मीयता और बंधुत्व नहीं था। भाई बहन एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे। लड़कों को पूरे संसार की आजादी थी, पर लड़कियां घरों के दायरे में ही सीमित थी। लड़के अधिकतर मोहल्ले में भटकते रहते थे, जबकि लड़कियां घर में रहती थी। तो इन सब में जो है इस वक्तव्य का सही अर्थ है वो तीसरा आ रहा है, तीसरा वाला, ठीक है। लड़कों को पूरे घर की आजादी, पूरे संसार की आजादी थी, पर लड़कियां घरों के दायरे में सीमित थी। अब यहां पर आइए कथन गा। केवल कथन 3 ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम विकल्प गा में टिक करेंगे। चलिए दूसरा आ जाते हैं। घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, लड़कों का दायरा घर की सीमा तक ही था। अब यहां पर क्या है, कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो कथन ए सही है, किंतु कारणान कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहां पर घा ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपने पात्रों के विषय में जो बताया है उसके अनुसार असत्य कथन क्या है। चलिए देखते हैं। जो उनकी कहानी के पात्र रहे, उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र बाद के जीवन के आए, ठीक है। यहां पर असत्य कथन हमें निकालना है, ठीक है, जो गलत है। उनके 1-2 पात्रों को छोड़ दे तो कोई उनके परिवार से नहीं है। जिस मोहल्ले में उनकी किशोरा अवस्था बीती, वहीं से लगभग दर्जन भर पात्र लिए। आरंभिक कहानियों के पात्रों को देखते सुनते उनके बीच ही लेखिका बड़ी हुई थी। तो जो अनुपयुक्त कथन है नंबर 1 देखिए,
उनकी आरंभिक कहानियों के पात्र उनके जीवन उनके बाद के जीवन से आए, बाद के जीवन से नहीं आए थे, उनके आरंभिक जीवन से आए थे। तो ये वाला कथन असत्य है। पड़ोस कल्चर से अलग होकर हम कैसे हो जाते हैं? तो क्या था? असहाय, असुरक्षित और संकुचित। तो यहाँ पर आप कहा ऑप्शन देखिए, संकुचित, असहाय और असुरक्षित। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही रहे। नेक्स्ट है, कहानियां लिखते हुए लेखिका को क्या एहसास हुआ? उचित विकल्प का चयन करिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। समय बीतने के कारण उनकी स्मृति अब क्षीण पड़ रही है। इतना समय बीतने के बाद भी उन्हें वे लोग अपने हाव भाव के साथ याद थे। अपने परिचित व्यक्ति के बारे में लिखना आसान नहीं होता। समय के अंतराल ने उनकी भाव भंगिमा, भाषा आदि को धुंधला कर दिया था। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो क्या है? सेकंड देखिए, इतना समय बीतने के बाद भी उन्हें वे लोग उनके हाव भाव के साथ याद थे। नीचे आइए, गा विकल्प देखिए, केवल कथन 2 सही। चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश आ जाते हैं। क्या दिया गया है? खेती बाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप लिया जाता था। प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा है? हमारा गद्यखंड का सेकंड चैप्टर, बाल गोविंद भगत, वहां से लिया गया। अब इस पर प्रश्न क्या है देखिए, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु कहा क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प। अब वो उनको क्या कह रहे हैं? साधु। अब ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो इस जो कथन एकदम सही है वो है आपका थर्ड, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार व्यवहार रखते थे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। बाल गोविंद भगत का व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था। बिल्कुल सही है। कबीर के सिद्धांतों और आदर्शों को गहराई से अपने आचरण में पालन करना। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर गा ऑप्शन में आइए, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो गा पर हम टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान के रूप में थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। तो सही क्या है? वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए उनके आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वह सर्वप्रथम किसे भेंट देते थे? तो कबीरपंथी मठ जाते थे ना। तो सही क्या है? कबीरपंथी मठ में दान में दिया करते थे। नेक्स्ट है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहां साहब से क्या आश्रय है? तो साहब कौन है? कबीर से, गुरु से, मुखिया से, कबीर से, भगवान से। तो सही क्या है? कबीर से। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। नीचे आइए, गा ऑप्शन में केवल कथन 3 सही। चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट गद्यांश। क्या दिया गया है? इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, ठीक है, बल्कि दूसरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी महसूस नहीं होती। अपनी जिंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के।
जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी है इस बात का एहसास मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। तो अभी ये गद्यांश हमने पढ़ा था, लेकिन ये गद्यांश थोड़ा शॉर्ट किया गया है। इसके पहले भी और था और बाद में भी था। अब हमने सेम पहले वाला ही लिया है, थोड़ा सा शॉर्ट करके, लेकिन क्वेश्चन इसमें बदले हुए क्या है देखिए। घर की दीवारें मोहल्ले तक फैले थी का अभिप्राय क्या है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? घर बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरा मोहल्ला अपने घर की तरह लगता था। मोहल्ले के घरों में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेखिका के सारे पात्र शहर के थे। तो इसका तात्पर्य इसके हिसाब से तीन यहाँ पर, पहला दूसरा तीनों, तीसरा, ये तीनों हमारे जो हैं वक्तव्य सही है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे कथन पहला का, देखिए 1 2 3 सही है, तो हम का पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट है कथन और कारण। वह संस्कृति जिसमें सब अपने लगते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, वह संस्कृति जिसमें रूढ़िवादी लोग रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, वह संस्कृति जिसमें सब अपने लगते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, वो होता है पड़ोस कल्चर। वह संस्कृति जिसमें रूढ़िवादी लोग रहते हैं, वो तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। तो कथन तो सही है पर कारण उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो चौथे पे आइए, देखिए घा ऑप्शन में कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इस पर हम टिक मार्क कर देंगे। चलिए अब तीसरा आ जाते हैं, क्या दिया है? लेखिका के अनुसार फ्लैट संस्कृति में हम असुरक्षित, संकुचित और असहाय क्यों हैं? अब ये तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम असुरक्षित हैं, संकुचित हैं, असहाय हैं, लेकिन ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। क्योंकि वहां लोग केवल अपने फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं, तो ये हो गए संकुचित। दुख सुख में कोई अपना सहयोगी नहीं होता, ये हो गए हम असुरक्षित। आसपास से संपर्क ना रहने के कारण हम संकुचित हो जाते हैं, असहाय। तो क्या हो गया? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे घा। तो यहाँ पर तीनों को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, असुरक्षित, संकुचित और असहाय। चलिए नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। गद्यांश के अनुसार लोगों द्वारा फ्लैट संस्कृति अपनाने का कारण क्या है? लोग फ्लैट संस्कृति क्यों अपना रहे हैं? अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीने के आधुनिक दबाव के कारण, लोगों को संकुचित मानसिकता, सबसे आगे बढ़ने की होड़, स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझने का भाव। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है का वाला, अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीने का आधुनिक। ये हमारी जिंदगी है अपने तरीके से, हम नहीं चाहते कि कोई हमें इंटरफेयर करे। तो हम फ्लैट्स में छोटे छोटे में जाके, जहां हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, पड़ोसियों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। 5वां है, लेखिका की आरंभिक कहानियों के अधिकतर पात्र कहां से? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्या था? उनके मोहल्ले के ही थे ना, तो उनके परिवार के सदस्यों में से हैं, उनके अपने मोहल्ले के हैं, उनके सहपाठी और सहयोगी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर उनके मोहल्ले के हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। नीचे आइए, गा ऑप्शन में देखिए केवल कथन 2 सही। ठीक है, तो यहां पर हमने आज आपको कराए 5 गद्यांश। तो ये कुछ गद्यांश ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली कुछ सालों से बराबर पूछे जाते रहे, रिपीटेडली। आप हम ये बात करें अगर, तो ये करीबन जो है 2015 के बाद से फ्रीक्वेंटली ये कुछ गद्यांश बार बार पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं बेसिस पे हमने आपको ये इंपॉर्टेंट बताएं कि हो सकता है इनमें से कोई एक गद्यांश आपके पास आ जाए। तो इनको तो प्रैक्टिस करिए, बाकी चैप्टर आपने पढ़ा। तो आज हमने आपके गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैंने पूरी प्रैक्टिस करा दी। अब जल्द ही आगे और भी प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रही हूँ, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार, जहां पर हम करेंगे कुछ और प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।